हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीईबी ये सेगमेंट से ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी ये कंपनी के बारे में। ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट से लास्ट कई दिनों में अगर देखेंगे तो अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने मिला है। सो इसमें जो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी है ये कंपनी को आज एनालिसिस करेंगे एंड आने वाले दिनों में हम लोग इंटरराज बिल्डिंग एंड पिन्नार इंडस्ट्री एमएनबी इंजीनियरिंग ये कंपनीज को भी हम लोग कवर करेंगे। ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज जो है ये कंपनी अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई थी स्टॉक मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है आईपीओ के थ्रू। 3,000 करोड़ का ये कंपनी का मार्केट कैप है। सो एनालिसिस करते हैं कि क्या कंपनी का आउटलुक है, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल रहेगा, आगे जाके मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री है, ये सब पूरा जो है वो हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहो एंड कोई भी ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी ये कंपनी जो है वो अराउंड 1999 या 2000 के अराउंड में स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में ये लोग का बिजनेस इंडस्ट्री पैकेजिंग इंडस्ट्री में था। जहाँ पे अगर आपने देखा होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल में पैकेजिंग करने के लिए जो थर्माकोल शीट या फोम शीट्स को यूज़ करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी करती थी। आगे जाके ये कंपनी ने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा थी एंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा थे। सो कंपनी ने ये सेम टेक्नोलॉजी ये सेम ईपीएस बोर्ड का यूज करके सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। सो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल जो थे वो जो बेसिकली आपके रूफ टॉप या फिर रेडीमेड वॉल्स एज अ यूज़ किया जाता है इनका। दो मेटल शीट्स के बीच में ये ईपीएस या जो थर्माकोल होता है उसका यूज़ करके इसको रेडीमेड वॉल या फिर रूफ टॉप एज अ यूज़ किया जाता है। इसका मेजर फंक्शन यही होता है कि जो रूम के अंदर टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करना, बाहर से जो हीट है वो रूम के अंदर आने नहीं देने का। देन साउंड प्रूफिंग में भी इसका यूजिंग किया जाता है। सो आफ्टर ये एक प्रोडक्ट है 2008 में कंपनी ने लॉन्च किया एंड लेटर 2011 में कंपनी ने प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग ये सेगमेंट में एंट्री किया। पैकेजिंग वाला जो बिजनेस है इनका यहाँ पे मेजर फोकस नहीं है कंपनी का। अराउंड 15% का टोटल, अराउंड 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू अभी पैकेजिंग सेगमेंट से आ रहा है। बाकी 85% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो पीईबी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग ये सेगमेंट से आ रहा है। सो एक बार कंपनी का एनालिसिस करने से पहले समझ लेते हैं कि ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग क्या है। सो लेट्स इमेजिन कि मेरी एक कंपनी है एंड अभी मुझे कि मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा पेस पे ग्रो कर रही है। अभी मुझे मेरा न्यू कैपेसिटी एक्सपांशन करना है, न्यू फैक्ट्री बिल्ड करनी है। सो मैं क्या करूँगा, जाके मार्केट में किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करूँगा। वो कॉन्ट्रैक्टर आगे जाके लेबर को हायर करेगा, स्टील या फिर जो भी सीमेंट रहेगा उसको प्रोक्योर करेगा एंड ऑन साइड पूरी बिल्डिंग को आपको ये बिल्ड करके देगा। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के इन बिटवीन बहुत ज़्यादा इशू आपको फेस करने पड़ेंगे। बहुत टाइम पे आपका लेबर शो अप नहीं करेगा या फिर कभी कभी आपका वेदर चेंज होएगा, रेनी सीजन आ जाएगा तो आपका कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। देन यहाँ पे क्वालिटी का भी थोड़ा बहुत इशू आ सकता है क्योंकि ये जो पूरा वर्क रहेगा वो मैन्युअली ये जो फैक्ट्री रहेगी वो बिल्ड की जाएगी। सेकेंड वे में मैं क्या कर सकता हूँ ना, कोई पीईबी कंपनी को मैं हायर करूंगा, जैसे ईपैक टेक्नोलॉजीज हो गई उसको मैं अगर हायर करूंगा, देन ये लोग आएंगे, पूरा जो आपका फैक्ट्री रहेगा जो साइट रहेगी उसका इंस्पेक्शन करेंगे एंड अपने फैक्ट्री में जाके ये पूरी जो आपकी न्यू कैपेसिटी न्यू प्लांट रहेगा उसको इंजीनियरिंग करेंगे मतलब उसको पार्ट बाय पार्ट उनके फैक्ट्री में उसको बिल्ड करेंगे। मतलब जो भी आपके ये न्यू फैक्ट्री में जो भी कॉलम्स लगेंगे, स्टील लगेगा, या फिर आपका बीम्स लगेंगे, जो भी इसका अंदर जो भी मेन प्रोडक्ट्स जो भी मेन प्रोडक्ट्स रहेंगे, कॉलम्स, बीम्स, वॉल, उसको कंपनी जो अपने कैपेसिटी में ही मैन्युफैक्चर करेगा। उसका कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, देन उसको पेंटिंग हो गया, ये सब उनकी कैपेसिटी उनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में होगा। एंड एक बार ये सारे पार्ट्स जो है वो रेडी हो जाएंगे तो कंपनी उसको साइट पे ट्रांसफर करेंगी एंड पार्ट बाय पार्ट उसको असेंबल करके आपकी जो पूरी बिल्डिंग रहेगी उसको इंस्टॉल करके देगी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो मेजर माथाफोड़ी का काम था, कॉन्ट्रैक्टर का हायर करो या फिर पूरा टाइम आपको वहाँ पे जाके वॉच भी करना करता था, दिन वेजर पे भी आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो ये सारे इश्यूज आपके सॉर्ट हो जाते हैं। देन कैसा होता है कि ये जो वर्क रहता है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्क रहता है। आपकी पूरी फैक्ट्री जो रहेगी वो पहले आपके सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन होगी, देन बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली ये जो पार्ट्स रहेंगे वो कट होके, क्योंकि ये पार्ट्स भी कैसे होते हैं कि आप ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते, फिर इसका आपको असेंबली करने में बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है। सो पार्ट बाय पार्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रिसाइजली डिज़ाइन करके उसको कट करके वेल्डिंग करके बिल्ड किया जाता है। ओके, एंड ये जो पूरी फैक्ट्री रहेगी उसमें से समझो 60 to 70% काम जो रहेगा वो इन हाउस मतलब ईपैक के कैपेसिटी के अंडर होगा। तो यहाँ पे एक वेदर का भी इशू ईपैक को फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वेदर आपका चेंज हो जाएगा ईपैक आके आपकी फैक्ट्री जो रहेगी आपके साइड पे उसका इंस्टॉलेशन करके पार्ट बाय पार्ट
आपकी साइड पूरी फैक्ट्री जो रहेगी वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो ये हो गई अपनी पीईबी सेगमेंट, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि जो टाइम जो लगता है ना ये जो पूरा बिल्डिंग बिल्ड करने में, सो ऑलमोस्ट कंपेयर टू आरसीसी जो अपना ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन हो गया उसमें 4 to 5 मंथ्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने मिलता है। एंड कॉस्ट भी जो आता है वो आपका लोअर आता है एंड क्वालिटी भी अच्छी रहती है। एंड आगे जाके ये सेम फैक्ट्री अगर आपको मॉडिफाई करनी है या फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कैपेसिटी को और एक्सपांड करना है, सो थोड़ा बहुत जो अगर इसको एक्सटेंशंस लगा के इसका आप एक्सपांड भी कर सकते हो। जो सेम आप अगर आरसीसी के बिल्डिंग में करने जाओगे तो आपको पूरा तोड़-फोड़ करके फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ सकता है। सो ये एक मेजर बेनिफिट है कि ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ईपैक प्रीफैब सॉल्यूशन क्या प्रोडक्ट्स को ऑफरिंग करता है। जिसमें सबसे पहले आप क्या प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग्स आ गए। ये लार्ज बिल्डिंग्स जो रहते हैं या फिर फैक्ट्रीज जो रहती है जिसका डिजाइनिंग एंड उसके पार्ट्स को जो मैन्युफैक्चर फैक्ट्री के अंदर किया जाता है एंड साइड पे जाके इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। मेजरली इसके अंडर आपके वेयर हाउसेस हो गए, मैन्युफैक्चर प्लांट्स हो गए या फिर लॉजिस्टिक्स सेंटर्स हो गए, कोल्ड स्टोरेजेस, डेटा सेंटर्स, ये जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज रहते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग का जो काम रहता है वो प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग्स के अंडर आ गया। जहाँ पे आपके कॉलम्स, बीम्स, राफ्टर्स, जो भी हेवी स्टील प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको इंजीनियरिंग करके उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। देन आते हैं आपके प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। मतलब ये जो होते हैं वो रेडीमेड मॉड्यूलर बिल्डिंग्स रहते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन ये जो मॉड्यूल्स क्रिएट किए जाते हैं एंड साइड पे जाके इसको इंस्टॉल किया जाता है। बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के साइड पे आपने देखा होगा जो लेबर्स के रहने के लिए जो कैंप्स जो बिल्ड किए जाते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। या फिर टेम्पररी स्कूल्स हो गए, टेम्पररी हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। देन आते हैं आपके लाइट गॉस स्टील फ्रेम्स। ये भी सेम ही है। यहाँ पे भी जो नॉर्मल मतलब आपका सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया उसके लिए जो रूम्स के बनाने होते हैं वहाँ पे ये लाइट गॉस स्टील फ्रेम्स का भी यूज़ किया जाता है। टेम्पररी बेस पे ये जो रहते हैं ये कैपेसिटी को भी कैपेसिटीज जो रहते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं। देन आते हैं आपके सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स। ये जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि इसका यूज़ जो आपका पूरा फैक्ट्री रहेगा, मतलब प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग रहेगा वो आपका स्टील कॉलम्स वगैरह के आपका पूरा एक स्केलेटन तो खड़ा हो जाएगा। देन उसको कवर करने के लिए ये सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स का यूज़ किया जाता है। एज अ रूफ टॉप इनको यूज़ किया जाता है या फिर एज अ वॉल इनको यूज़ किया जाता है। मेजर फंक्शन क्या होता है ना इनका, रूम के अंदर जो टेम्परेचर रहता है उसको कंट्रोल करने का ये सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स का मेजर फंक्शन रहता है। क्योंकि इसके अंदर 2 मेटल शीट्स का यूज़ होता है। ये वॉल के अंदर मेटल शीट्स रहते हैं, उसके अंदर ये आपका जो इंसुलेशन मटेरियल है इसको यूज़ किया जाता है। सो बाहर की जो हीट है उसको आप रूम के अंदर यहाँ पे रेजिस्ट करते हैं ये वॉल के थ्रू। देन साउंड प्रूफिंग में भी ये पैनल्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सैंडविच इंसुलेटेड जो पैनल्स हैं ना आपके, ये जो सारे अपने प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हो गया, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हो गए, स्टैंडर्ड मॉडल सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे सब में ये सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स का यूज़ कंपनी करती है। देन आते हैं अपनी ईपीएस पैकेजिंग, जो नॉर्मल थर्माकोल हो गया, फोम शीट्स हो गए, वो वाला बिजनेस। यहाँ पे ज़्यादा कंपनी का फोकस नहीं है। ओनली 15% का रेवेन्यू अभी ये सेगमेंट से आ रहा है एंड कंपनी का आगे जाके इस पे गाइडेंस भी ज़्यादा नहीं है। ओके, देन आगे कंपनी का अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपेयर टू लास्ट H1 FY25 टू FY26, यहाँ पे लास्ट H1 में 537 का कंपनी का रेवेन्यू था। ये वाले H1 FY26 में 729 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। ऑलमोस्ट 35% का ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने मिला है। एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा में भी 55 करोड़ का एबिटा था लास्ट ईयर, अभी ये ईयर 80 करोड़ का एबिटा आया है। यहाँ पे भी हमें 45% का ग्रोथ देखने मिला है एंड मार्जिन्स जो थे वो 10.30% 5% से 11.10% का ये क्वार्टर में मार्जिन्स दिखने मिले हैं। देन पैट में भी यहाँ पे अपने को ग्रोथ देखने मिला है। 27 करोड़ से 45 करोड़ का कंपनी ने पैट में भी ग्रोथ किया है। पैट मार्जिन्स भी यहाँ पे इंप्रूव है 5.15% से 6.24% ये का रिसेंट जो H1 था उसमें आए हैं। देन कंपनी के 4 मेजर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है। राजस्थान, यूपी एंड आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में इनका प्रेजेंस है। 1,33,000 के अराउंड टोटल पीईबी कैपेसिटी है कंपनी के पास। 13,10,000 स्क्वायर मीटर की सैंडविच पैनल इंसुलेटेड पैनल्स की कैपेसिटी कंपनी के पास है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया था कि अभी जो बिल्डअप स्क्वेरिया के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अभी कंपनी की जो टोटल फैसिलिटी है वो 90% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी की टोटल फैसिलिटी अभी चल रही है।
देन कंपनी ने रिसेंटली ही आईपीओ इश्यू किया था, जिसके थ्रू 500 करोड़ का ये टोटल इश्यू था एंड 300 करोड़ का इसमें फ्रेश इश्यू हुआ था। इसमें से 100 करोड़ का जो है कंपनी ग्रीनफील्ड एक्सपांशन कर रही है, जो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स के अंडर। यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो Q2 FY 27 के पहले स्टार्ट होने का एक्सपेक्टेशन है। देन इसमें से 58 करोड़ का जो फंड्स है वो ब्राउनफील्ड एक्सपांशन में कंपनी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की कैपेसिटी एक्सपांशन में यूज कर रही है। उसका जो कैपेसिटी ये कमेंसमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो Q4 ऑफ FY 2026 है। देन ईपैक का अगर हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 46.2% के CAGR से अपना रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर में ग्रो किया है। इंडस्ट्री को या इससे कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री लास्ट 6 ईयर्स में 8.3% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने ऑलमोस्ट सिक्स टाइम से इंडस्ट्री को बीट किया है 46.2% की ग्रोथ करके। देन यहाँ पे कंपनी जो है वो एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, मतलब आपकी जो फैक्ट्री रहेगी उसका पूरा डिजाइनिंग करना, जो भी प्रोडक्ट्स रहेगी उसका इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग करके उसको मैन्युफैक्चर करने का, देन जो पार्ट्स रेडी होंगे उसको आपके साइट पे ट्रांसपोर्टेशन करके उसका इंस्टॉलेशन करके ये पूरी फैक्ट्री बिल्ड करके आपको सौंप देने का। सो ये पूरा 0 से लेके 100% तक का जो काम है वो कंपनी इन हाउस ही करती है। तो ओवर द ईयर्स अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कांस्टेंट बेसिस पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने मिला है। 44.6% के CAGR से कंपनी ने रेवेन्यू भी ग्रोथ किया है। EBITDA मार्जिन्स में भी यहाँ पे हमें एक्सपांशन देखने मिला है 7.9% से FY 23 में। FY 25 में 10.4% तक का EBITDA मार्जिन्स का भी एक्सपांशन देखने मिला है। एबिट मार्जिन्स भी यहाँ पे कांस्टेंट बेसिस पे 6.3% से 8.9% तक एक्सपांड हुए एंड पैट मार्जिन्स में भी यहाँ पे 3.6% से 5.2% का ग्रोथ देखने मिला है। 593 करोड़ का लास्ट FY में पैट नंबर्स थे। रीजन वाइज बिजनेस देखेंगे कंपनी का तो साउथ साइड से H1 FY 26 में साउथ साइड से साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा एक बिजनेस यहाँ पे देखने मिला है, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी कॉन कॉल में भी बताया था कि साउथ साइड में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये स्टेट्स में अभी बहुत ज़्यादा एक एक्सपांशन न्यूज़ जो इंडस्ट्रीज है, न्यूज़ जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे सेटअप्स हो रही है। तो मैनेजमेंट आगे जाके यही साइड से अपना बिजनेस का भी एक्सपांशन एक्सपेक्टेशन कर रहा है ज़्यादा आने का। देन रिटर्न रेशियो को देखेंगे तो ROE एंड ROCE कांस्टेंट बेसिस पे 22 के ऊपर हमें देखने को मिले हैं। कैश फ्लोज भी कंपनी के 20 कैश फ्लोज भी पॉजिटिव नंबर्स है। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी दिखने मिला है, बट मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताया कि आगे जाके 35 डेज का वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने का टारगेट रहेगा। ये जो 23 डेज है वो सस्टेनेबल नहीं है, ये वन ऑफ द ऐसा H1 रहा है। आगे जाके ये जो है वो 35 डेज तक उनके वर्किंग कैपिटल डेज रहेंगे। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो वो भी बहुत नेग्लिजिबल है। देन फिक्स्ड असेट टर्नओवर देखेंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड असेट टर्नओवर ये बिजनेस में अच्छा खासा 4.5 4.8% तक का ये इंडस्ट्री में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवर दी ईयर्स कंपनी ने कुछ मार्की क्लाइंट्स को भी यहाँ पे सर्व किया है, जिसमें रिलायंस आ गया, गोदरेज आ गया। लास्ट H1 में मैनेजमेंट ने बताया कि रिलायंस के जो कैंपा कोला के जो न्यू फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहाँ से मैनेजमेंट ने एक अच्छा खासा डिमांड एंड ग्रोथ देखा था। देन यहाँ पे कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपेसिटी बिल्ड की थी। ये 1.5 लाख स्क्वायर फीट की कैपेसिटी थी जो कंपनी ने ऑलमोस्ट 150 आवर्स में बिल्ड कर दी थी। तो ये कंपनी का रिकॉर्ड रहा था। मैनेजमेंट का कहना था कि उनका मेजर जो रीजन था वो इंडस्ट्री में उनको दिखाना था कि ईपैक कितना कैपेबल है, उसका एग्जीक्यूशन स्पीड कितना है एंड इंडस्ट्री में इनको एक प्रेजेंस, अपना डोमिनेंस यहाँ पे क्रिएट करना था। तो इसीलिए एक ऐसा वन ऑफ द प्रोजेक्ट था ये। देन अगर ये हम लोग इंडस्ट्री देखेंगे ना एज ओवरव्यू, या तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिमांड सिनेरियो क्रिएट हुआ है, क्योंकि अभी जो इंडिया में करंटली सनराइज सेक्टर्स है, जैसे डेटा सेंटर हो गए, वेयर हाउस हो गए, या फिर अपने लॉजिस्टिक्स सेंटर्स हो गए, तो ये सेक्टर से जो भी कंपनीज है वो आगे अपने आके अपने जो कैपेसिटीज है, न्यू न्यू प्लांट्स को ओपन कर रही है, न्यू फैक्ट्रीज को ओपन कर रही है। सो ऑलरेडी यहाँ पे पीईबी के लिए एक अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। पास्ट परफॉर्मेंस अगर हम लोग इंडस्ट्री का देखेंगे तो लास्ट FY 19 से लेके FY 25 तक ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो 8.3% से CAGR से ग्रो किया है। करंटली इसका 21,000 करोड़ का पूरे इंडस्ट्री का साइज है एंड यहाँ से FY 30 तक एक्सपेक्टेशन है कि 9.5 से लेकर 10.5% के CAGR से ग्रो करेगी एंड इसका जो साइज रहेगा वो 33,000 करोड़ का इसका साइज एक्सपेक्टेशन है। देन यहाँ पे पीईबी का जो पेनिट्रेशन हम लोग इंडिया में देखेंगे, पेनिट्रेशन मतलब कंपेयर टू आरसीसी कंस्ट्रक्शन, जो पीईबी का कंस्ट्रक्शन साइज है अभी वो ऑलमोस्ट अराउंड ओनली 3 to 5% का ही कंस्ट्रक्शन साइजिंग है पीईबी का। सो आगे जाके ये भी एक्सपांड होने का एक्सपेक्टेशन है, आगे जाके ये भी 5 to 7% जो रहेगा टोटल पीईबी का पेनिट्रेशन रहेगा इंडियन मार्केट में। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक थीम भी प्ले हो रही है कि जहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में
सेक्टर जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है। सो एज ऑफ 30 सितंबर 2025 कंपनी के पास 920 करोड़ का ऑर्डर इन हैंड है, जिसके थ्रू कंपनी नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स के लिए क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रहा है। रेवेन्यू के टर्म्स में बात करेंगे ना, तो मैनेजमेंट ने बताया कि ये जो बिजनेस है यहाँ पे H2 जो रहता है H1 के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि H1 में आप अगर देखोगे तो मानसून सीजन रहता है, वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन में स्लो डाउन देखने मिलता है। सो H2 में ये जो सेम कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी रहती है वो पिकअप कर लेती है। सो H2 से मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कर रहा है। परसेंटेज वाइज देखोगे तो मैनेजमेंट ने बताया था 45% ऑफ द जो टोटल रेवेन्यू आता है वो H1 से आता है, एंड जो लार्जर पोर्शन है 55% का वो H2 के पीरियड में रेवेन्यू से जनरेट होता है। देन यहाँ पे कंपनी एक्सपांशन कर रही है, ब्राउनफील्ड एक्सपांशन एंड ग्रीनफील्ड एक्सपांशन, जिसमें ब्राउनफील्ड एक्सपांशन में कंपनी 58 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, एंड इसके थ्रू कंपनी अपना जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का जो स्टील कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रही है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो Q4 ऑफ FY26 तक कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन है, वहाँ से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इसमें जो है वो असेट टर्नअराउंड अराउंड 4.5 to 4.7 टाइम्स का असेट टर्नअराउंड अराउंड रहता है। सो 58 करोड़ के कैपेक्स पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन। देन ग्रीनफील्ड एक्सपांशन जो है वो सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स में कंपनी 102 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सपांशन कर रही है। इसका जो कैपेसिटी जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर FY27 से सेकेंड क्वार्टर से ये जो कैपेसिटी है वो स्टार्ट होने का एक्सपेक्टेशन है। इसमें जो असेट टर्नअराउंड है वो कंपनी 2.5 का एक्सपेक्ट कर रही है। सो ऑलमोस्ट 102 करोड़ के कैपेक्स से 250 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेशन असेट टर्नअराउंड एक्सपेक्ट कर रही है। एंड इसका पेबैक पीरियड जो रहता है वो अराउंड 3.5 to 4.5 ईयर्स का पेबैक पीरियड रहता है। एंड ROE एंड ROC नंबर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट 23 या 25% के अराउंड रहते हैं। देन यहाँ पे मैनेजमेंट को पूछा भी गया था कि लास्ट 4 ईयर में आप 46% के CAGR से ग्रो करें, सो इंडस्ट्री को आप 6 to 7 टाइम्स से बीट भी करे। सो यहाँ पे आपका मेजर रीजन क्या है इंडस्ट्री को बीट करने का? सो मैनेजमेंट ने बहुत फोकस करके एक ही पॉइंट बार बार भी कॉन कॉल में बताया था कि ईपैक जो है वो अपने कंपिटिटर से उसकी कैपेसिटी, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड के लिए अलग जाना जाता है। यहाँ पे कंपनी ने एक 150 आवर्स का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट भी किया था, तो वो भी कंपनी को मैनेजमेंट को शो करना था कि ईपा की कितनी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है। वन ऑफ द प्रोजेक्ट था ये, बट वहाँ पे कंपनी को अपना मार्केट में प्रेजेंस बनाना था, मार्केट में दिखाना था कि ईपैक कितना स्ट्रॉन्गर है। सो इसीलिए ये प्रोजेक्ट भी किया था। एंड ईपैक का जो ये एग्जीक्यूशन स्पीड है वो कंपेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स बहुत फास्ट है। जहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया भी था कि बहुत सारे इंस्टेंस में जहाँ पे समझो एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के ईपैक को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई दूसरी कंपनी को भी सेम फैक्ट्री सेम बिल्डिंग जो है वो बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो यहाँ पे ईपैक ने ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स अर्लियर, 2 to 3 मंथ्स अर्लियर जो जो उनका बिल्डिंग है वो कंप्लीट किया है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर। सो ये एक बहुत बड़ा इनका एक मोट है इनका एग्जीक्यूशन स्पीड को लेकर। देन करंटली ये जो इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है वहाँ से 1.5% या 2.5% ही एक्सपोर्ट बिजनेस के थ्रू आ रहा है, एंड मेजरली ये जो एक्सपोर्ट है वो श्रीलंका एंड बांग्लादेश में कर रही है। US मार्केट एंड फॉरेन मार्केट में कंपनी का अभी ये फोकस नहीं है। मैनेजमेंट से पूछा भी गया था तो उन्होंने बताया था कि ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग जो है उसमें मेजर जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका एग्जीक्यूशन पीरियड आप अगर RCC के कंपेयर करेंगे तो 4 to 5 मंथ्स अर्लियर इसका एग्जीक्यूशन पीरियड होता है। सो अगर आप इसको एक्सपोर्ट भी करने जाओगे, अगर US में अगर आपको एक्सपोर्ट करना रहेगा तो क्या होता है आपका 5 to 6 वीक्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट में टाइम निकल जाएगा। सो जो मेजर बेनिफिट है वो आपको मिलेगा ही नहीं इसमें। सो कंपनी अभी यहाँ पे मिडल ईस्ट या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में फोकस तो कर रही है, बट इतना बड़ा इसमें एक्सपोर्ट में अभी तो मैनेजमेंट का कुछ गाइडेंस नहीं रहा है। देन करंटली कंपनी का जो पीईबी मार्केट में कंपनी का जो शेयर है वो अराउंड 3-5% का शेयर है। कंपनी ये भी आगे जाके टारगेट करेगी कि 10% इसको ग्रो करेगी। देन मैनेजमेंट ने यहाँ पे कुछ पीईबी के बेनिफिट्स बताए थे कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन। सो पीईबी जो रहता है आपका ऑलमोस्ट 15 to 20% RCC कंस्ट्रक्शन से चीपर रहता है। टाइम एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है। जो आप अगर 12 मंथ्स में कोई RCC के थ्रू बिल्डिंग कैपेसिटी एक्सपांड न्यू बिल्ड कर रहे हो, सो यहाँ पे पीईबी के थ्रू वो हाफ द टाइम में आप बिल्ड कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको टाइम एडवांटेज मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ द टाइम एडवांटेज आपका पेबैक पीरियड भी यहाँ पे कम हो जाता है एंड आपका ROI यहाँ पे इम्प्रूव होता है। देन सबसे बड़ा जो मेजर बेनिफिट था वो था फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज। यहाँ पे अगर आपको इनके समझो आपने बिल्डिंग अभी बिल्ड कर दिया, कैपेसिटी आपका न्यू बिल्ड हो गया,
एंड आगे जाके अभी आपको एक्सपेंशन करना है। सो फ्यू मॉडिफिकेशंस के थ्रू, फ्यू एक्सटेंशन के थ्रू, थोड़ा बहुत डिसमेंटल करके, फिर फ्यू इंस्टॉलेशन करके, ये जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग कैपेसिटी रहेगी आपकी, वो आप एक्सपांड कर सकते हो, जो आप आरसीसी के कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीमेंट एंड स्टील का पूरा बना हुआ रहता है। तो आपको वो पूरा तोड़-फोड़ करके यहाँ पे जो एक्सपेंशन होता है वो करना पड़ेगा। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज जो है वो आपको पीईबी प्रोवाइड करता है। देन मैनेजमेंट को यहाँ पे एबिटा मार्जिन आगे जाके कैसे रहेंगे वो पूछा था। तो मैनेजमेंट ने बताया जो करंट लेवल के एबिटा मार्जिन है 10 टू 11%, वही मैनेजमेंट यहाँ पे आगे भी जाके गाइड कर रही है एंड वही मेंटेन करने का टारगेट कर रही है। क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का जो मेजर फोकस जो है वो अभी मार्जिन्स पे नहीं है। अभी मैनेजमेंट का मेजर फोकस जो है मार्केट पेनिट्रेशन में, जैसे पहले भी बताया कि अभी ईपैक का शेयर जो है वो 5%, टोटल मार्केट शेयर से 5% ईपैक का शेयर है। यहाँ पे मैनेजमेंट टारगेट करिए कि ओवरऑल इंडस्ट्री से कंपैरिजन में ईपैक का जो मार्केट शेयर है वो 10% तक इंक्रीज हो। सो जब भी आप इतना हेवी एक्सपांशन कर रहे हो, सो आपको न्यू कैपेसिटीज बिल्ड करनी है, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, फिर न्यू ओवरहेड्स आपको यहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ेगा आपका। सो यहाँ पे आप मार्जिन को ये टाइम में जब भी आपका एक्सपेंशन टाइम रहेगा वहाँ पे आप मार्जिन पे मेजर फोकस नहीं कर सकते। सो ये एक हो गया। सो मैनेजमेंट का मेजर फोकस जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन पे है, नॉट मार्जिन एक्सपांशन। एंड सेकेंड थिंग था कि अभी मैनेजमेंट जो है वो बिगर टिकट साइज प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए देख रही है कि वहाँ पे आपको मार्जिन्स थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, बट इम्प्रूवमेंट का इतना देख नहीं रही है। कंपनी अभी हेवीली जो है वो अपना मार्केट शेयर एक्सपांशन करने में फोकस है। फिर गवर्नमेंट से एक्सपोजर अगर मैनेजमेंट को पूछा गया था तो 95% का जो रेवेन्यू है कंपनी को प्राइवेट सेक्टर से आता है, एंड 98% का जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। एक्सपोर्ट में इतना अभी फोकस नहीं है कंपनी का। देन यहाँ पे मैनेजमेंट से पूछा गया था कि ये जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसका बिलिंग साइकिल कैसे रहता है, आपके कैश फ्लो जो रहते हैं वो कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे पूरा बिलिंग साइकिल बताया था, जिसमें एक बार ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तभी 10 to 15% जो रहता है पूरे कॉस्टिंग का वो एडवांस में लिया जाता है। बाद में जब भी ये प्रोडक्ट का डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करके वो जो पार्ट्स रेडी हो जाते हैं वहाँ पे आप तभी तक आपका 60 to 65% का रेवेन्यू रिसीव कर लेती है कंपनी। सो ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है वो पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड, मैनेजमेंट ने बताया कि बिल्ड एंड हैंडल ओवर करने से पहले 85 to 90% का जो कॉस्टिंग है वो कवर कर लेती है, एंड ओनली 5 to 10% का जो रहता है, जो एक कॉस्टिंग रहता है, वो आपका फाइनल आप जब भी कीज और ये कर देते हो, दे देते हो, उसके बाद आपको वो 5 to 10% का जो पेमेंट रहता है वो रिलीज किया जाता है। सो इनके कैश फ्लोज भी वेरी वेल प्रोटेक्टेड है। रेवेन्यू भी अगर देखें तो 85 to 90% पहले ही ये लोग रिसीव कर देते हैं। देन यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है मेजर ग्रोथ जो है वो साउथ इंडिया से ग्रो एक्सपेक्ट कर रही है। लास्ट क्वार्टर में भी हम लोग ने देखा था इनका मेजर जो बिजनेस है वो साउथ साइड से ही आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो बिगर न्यू इंडस्ट्रीज है वो अभी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ये साइड में भी इंस्टॉल हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं, एंड कंपनी का आंध्र प्रदेश में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है। सो वहाँ पे ही लार्जेस्ट कैपेसिटी है कंपनी का पीईबी में। सो वही से बहुत ज़्यादा एक कंपनी मैक्सिमम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रही है। देन गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को पूछा था कि आप जैसे लास्ट ईयर्स में आपने इंडस्ट्री को बीट किया है, सो आगे जाके आपका क्या व्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंटली बताया था कि आगे जाके भी ईपैक जो है वो इंडस्ट्री को बीट करने वाली है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो एग्जीक्यूशन स्पीड हो गया एंड एग्जीक्यूशन कैपेसिटी हो गया, ऑन दैट बेसिस मैनेजमेंट इज वेरी मच कॉन्फिडेंट टू बीट फुल इंडस्ट्री एंड देयर कॉम्पिटिटर्स। देन करंट जो डिमांड है वो जो कहाँ से करंट डिमांड आ रही है, सो रिन्यूएबल सेक्टर हो गए, ऑटोमोबाइल एंड एफएमसीजी सेक्टर्स, यहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सपांशन कर रही है, न्यू कैपेसिटीज बिल्ड कर रही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, एंड आगे जाके इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ में देखेंगे तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, बैटरी एनर्जी सोल्यूशन प्लांट्स हो गए, रिन्यूएबल सेक्टर्स या फिर डेटा सेंटर्स है, यहाँ से मैनेजमेंट जो है वो न्यू डिमांड का एक्सपेक्टेशन कर रही है। देन मैनेजमेंट को यहाँ पे पूछा भी गया था कि व्हाट इज देयर मेजर बेनिफिट ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बहुत ही प्रिसाइजली बताया था कि सबसे जो मेन मेन प्लस पॉइंट है ईपैक का वो है उनका एग्जीक्यूशन स्पीड, एंड उन्होंने ये जो आंध्र प्रदेश में 150 आवर्स में एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया था।
सो वो भी इंडस्ट्री में उनको दिखाना था कि ई-पैक का कितना एग्ज़ीक्यूशन कैपेसिटी है, कितना स्पीड में ये लोग बिल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट 4 टू 5 टाइम्स में मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि ऐसा इंस्टेंस भी रहा है कि जहाँ पे सेम बिल्डिंग, सेम फैक्ट्री ई-पैक स्टार्ट कर रही है एंड सेम फैक्ट्री, सेम बिल्डिंग कोई उनका कॉम्पिटिटर भी स्टार्ट कर रहा है। सो ई-पैक जो है वो उसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4 टू 5 मंथ्स के 3 टू 6 मंथ्स के 4 टू 5 मंथ्स अर्लियर वो पूरा फैक्ट्री इंस्टॉल कर रही है उनके कंप्यूटर के कंपैरिज़न में। सो ये एक हो गया उनका मेजर बेनिफिट उनके कंप्यूटर से। देन करंटली कंपनी जो है वो 90% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर रही है। तो मैनेजमेंट को पूछा गया था कि आगे जाके आप कैसे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो? सो यहाँ पे Q3 में कंपनी जो है मैनेजमेंट जो है वो कुछ डीबॉटलनेकिंग कर रही है उनके करंट कैपेसिटीज़ में। सो वहाँ पे कंपनी 5 टू 6% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। एंड आगे जाके Q3 में जो न्यू कैपेसिटी ब्राउनफील्ड एक्सपांशन है वो भी कंप्लीट होगा तो Q4 में। सो Q4 में वहाँ पे से भी कंपनी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेशन कर रही है। सो ओवरऑल तो मैंने कवर कर लिया है। ये कंपनी का हम लोग ट्रैक करेंगे, आने वाले क्वार्टर्स में कैसे ग्रोथ रहेगा देखेंगे। एंड आगे हम लोग ये इंटराज बिल्डिंग, पेन्नार इंडस्ट्री, एमएनबी इंजीनियरिंग इसका भी वीडियो एनालिसिस करेंगे। ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है एंड मैं खुद भी ये कंपनी को अभी होल्ड नहीं कर रहा। ट्रैक करेंगे ये कंपनी को, टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल अगर हम लोग इसका देखेंगे ना तो लिस्ट होने के बाद कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें ऑलमोस्ट लिस्टिंग के बाद यहाँ पे हम देख सकते हो 72% का रैली पहले ही कंपनी ने दे दिया है। एंड अभी थोड़ा बहुत ये अगर मतलब मेरा पर्सनल व्यू है कि यहाँ पे सभी ट्विटर्स पे आके सभी एनालिस्ट पे बाय मतलब अपना व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हाइप बना हुआ है इंडस्ट्री में। बट मेरा अप्रोच ऐसा रहेगा कि मैं ये कंपनी को ट्रैक करूंगा, इसके नंबर्स को ट्रैक करूंगा एंड उसके बाद ही मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी डिसीजन रहेगा वो मैं लूँगा। सो देखेंगे, वॉच करेंगे, ये कंपनी को भी वॉच लिस्ट में रखेंगे।